अच्छे है। अगर बात करें प्रयोगात्मक परीक्षा को हटा करके थ्योरी में, तो 70 में 70 प्राप्त करना, ठीक। लेकिन इन परीक्षाओं के साथ साथ अपने ज्ञान को बढ़ाना यह भी हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं और सिर्फ रटने में फोकस कर रहे हैं, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा रहे हैं। ज्ञान का बढ़ाना मतलब समझते हैं, उस पर विचार करना, समझना, उसके बारे में सोचना, अधिक चिंतन करना, ना कि सिर्फ पढ़ते जाना, ये होता है रटना। जबकि ज्ञान का मतलब ये होता है आप पर्टिकुलर उस पर, जो जरूरी नहीं कि सिलेबस में ही हो, उससे हट के भी थोड़ा बहुत पढ़ना, थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना। लेकिन बोर्ड परीक्षा है, क्योंकि ये हर बार देनी नहीं है। ये देना चाहते हो? बताओ भाई, कौन है जो परीक्षा में बार बार बैठना चाहता है? बोर्ड परीक्षा में किसी की इच्छा नहीं होगी। सबकी इच्छा यही होगी कि सर हम एक ही बार में, पहली बार में बेहतरीन अंकों से 12th की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए। सभी का यही मकसद होगा। तो प्यारे बच्चों, किसी को बैठना भी ना पड़े, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर से ऐसे आशीर्वाद की कल्पना करता हूं कि आप सभी को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि इस वर्ष आप बेहतरीन अंकों से उत्तीर्ण हो। और फिर टारगेट बोर्ड के विद्यार्थियों में ऐसा हुनर, ऐसा जज्बा होता है कि जब वो मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं, गुरु जी की बताई हुई बातों के निर्देशों का पालन करते हैं, तो बिल्कुल निश्चित है कि परिणाम बहुत बेहतर होगा। प्यारे साथियों, स्वागत है। मानव नेत्र हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये आप लोग 10th में भी पढ़े थे। किसमें पढ़े थे गुरुजी? 10th में भी पढ़े थे। मानव नेत्र के बारे में पूरा पढ़े थे, और वही कुछ आज भी मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर मैं ये टॉपिक ना भी पढ़ाऊं तो बच्चों को फिर भी आ जाना है। लेकिन एक दिन का लेक्चर सही, बताना है, जगाना है कि उठ जाओ बहादुरों, आपको 10th में जो पढ़ाया गया वही 12th में भी पढ़ना है, मानव नेत्र। वैसे बहुत ज्यादा इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है 2 नंबर में, ठीक है। और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनने में संभावना होती है, अर्थात। और फिर टॉपिक है तो क्यों ना रिवीजन कर लिया जाए, एक दिन में क्या हो जाएगा। इस वजह से मानव नेत्र को मैं पढ़ा रहा हूं। मानव नेत्र के बाद प्यारे बच्चों अगला जो कल टॉपिक आएगा वो होगा दृष्टि दोष का। आप सभी के पास क्या प्लानर पहुंच चुका है? सर कुछ ज्यादा समय नहीं लिए हैं सिलेबस खत्म करने में। अच्छा, मेरे साथ जुड़ चुके हैं नीतीश कुमार यादव जी, चंचल कुमारी जी, राजीव मांझी जी, खुशी जी, नवनीत जी, और ये हैं गजल परवीन, राहुल कुमार, मिस्टर शुभम, श्वेता, ठीक है, प्रियांशी, और ये प्रिया कुमारी, एमडी सलमान, कोमल सिंह, चंदन कुमार, साधना, स्नेहा, रोबिश, श्वेता, सूरज, अंजलि, प्रिया, अमृता, चांदनी, खुशबू, पूजा, निशु, अमन, सुजीत, सुहानी, रंजू कुमारी, काजल केशरी, सुधा, सोनू कुमार, करण, ऐसे ही हमारे सभी छोटे भाई बहन जुड़ चुके हैं। और ये कौन लिखा है भाई? टीपी कुमारी, इनका बर्थडे है, तो भाई आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलें आगे बढ़े। हाँ, आपने पूछा कि सिलेबस जो प्लानर भेजा है, आपने जो कहा कि सर जो सिलेबस प्लानर है ना, थोड़ी सी चर्चा करके मैं बताता हूँ। देखिए, जो सिलेबस प्लानर है प्यारे साथियों, उसमें मेरा जो सिलेबस प्लानर है उसमें सब चीजें ऐड हैं, और पूरा 31 अक्टूबर तक, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है क्या? खत्म करना। अब आप लोगों के मन में ये ना आए कि सर तो 20 अक्टूबर को खत्म कर दे रहे हैं, मतलब घसीट देंगे सिलेबस को, नहीं, बल्कि एक एक टॉपिक को क्लियर करना है। अगर हमसे जल्दी हो पाता है, अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। भैया 15 अक्टूबर तक खत्म होता है तो 15 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को खत्म होता है तो 20 अक्टूबर को, जो भी दिन आगे शेष बचेंगे उनमें हमको क्या करना है? फुल ऑल रिवीजन ही करना है, ओनली रिवीजन करना है। तो प्यारे साथियों, ये जो सिलेबस प्लानर का यूज है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा। सिलेबस प्लानर जो है आपको बहुत मदद करेगा आपकी पढ़ाई में। ये मदद करेगा कि आप सुनिश्चित कर देगा कि आपको कब तक क्या क्या चीजें पढ़नी है, और फिर सिलेबस खत्म हो जाएगा 31 अक्टूबर के बाद, तो रिवीजन कैसे करना है, और रिवीजन कराने की जिम्मेदारी भी टारगेट बोर्ड की, मतलब आपके गुरुजी की, ठीक है। तो आपका रिवीजन भी होगा, समझ गए? रिवीजन भी हो जाएगा, दोहराया जाएगा पूरा सिलेबस, फिर से शुरू से 1 शॉट लेक्चर ला करके आपको समझाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो जिसका बैकलॉग लगा होगा फिर से और महत्वपूर्ण डेरिवेशन पर सिखाया जाएगा। रिवीजन के बाद प्यारे बच्चों हम लोग जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ फिर रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ आप लोगों का क्रैश कोर्स आएगा। क्या आएगा? क्रैश कोर्स भी आएगा। अब रिवीजन की क्लासेस जो होंगी वो 1 शॉट तरीके से बीच बीच में चलती रहेंगी। क्रैश कोर्स में क्या होगा? पर्टिकुलर आपकी 70 क्लासेस ली जाएंगी, 70 to 90 इतनी क्लासेस ली जाएंगी, 70 to 90 क्लासेस, इतनी क्लासेस प्यारे बच्चों ली जाएंगी। 70 से 90 क्लास के बीच में आपका पूरा क्रैश कोर्स चलेगा, और उस क्रैश कोर्स एप्लीकेशन के भीतर चलेगा। मटेरियल आपको एप्लीकेशन के भीतर मिलेगा, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा होगी जो आपको 70 में से 70 दिलाने में सहयोगी होंगे। मैं कह सकता हूं 70 में 70 तो भाई जो पूरे वर्ष पढ़ा है वो ला सकता है, लेकिन क्रैश कोर्स की मदद से भी 60+ नंबर लाना आसान हो जाएगा, ऐसी हम लोगों की पूरी उम्मीद है, पूरी प्लानिंग है। दूसरा, क्रैश कोर्स के बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन बैंक को भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फुल ऑल रिवीजन आप लोग जाएंगे कहां पर, फाइनल एग्जाम देने। कहां जाएंगे भैया, फाइनल एग्जाम देने। तो ये काम प्यारे बच्चों होगा कब कब, देखो सिलेबस प्लानर आपका अक्टूबर तक खत्म, रिवीजन आपका नवंबर से लेकर के कह सकते हैं फरवरी तक चलता रहेगा, रिवीजन तो चलता ही रहेगा भैया। क्रैश कोर्स आपका होगा प्यारे बच्चों, नवंबर से स्टार्ट होगा और जनवरी तक जाएगा, नवंबर से जनवरी के बीच में आपका क्रैश कोर्स रहेगा। क्वेश्चन बैंक जो होगा प्यारे बच्चों वो आपका दिसंबर से शुरू होगा, दिसंबर से जनवरी के बीच आपका क्वेश्चन बैंक होगा। फाइनल एग्जाम आपका फरवरी में होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों की प्लानिंग है और जबरदस्त प्लानिंग है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अगर हम अक्टूबर में सिलेबस को खत्म कर लिए, और ऐसा नहीं सिर्फ खत्म कर लिए, बीच बीच में आपके पहले फर्स्ट पेपर से भी, चाहे फिजिक्स हो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, उसका रिवीजन होता रहा है बीच बीच में, लेकिन फुल रिवीजन हम लोग नवंबर से स्टार्ट कर देंगे और नवंबर से लेकर के फरवरी तक, अर्थात नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, टोटल 4 मंथ्स होंगे, 4 मंथ्स। अब इसी में आपके बहुत सारी क्लासेस होंगी, ये नहीं कि फिर एक क्लास हो गई, इसमें बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी, क्रैश कोर्स की भी हो जाएंगी। क्रैश कोर्स आपका एप्लीकेशन पर ही चलेगा पूरा का पूरा, और क्वेश्चन बैंक, फाइनल एग्जाम, मतलब बहुत अच्छी प्लानिंग है। और इसके साथ अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। बिल्कुल रोशन कुमार जी, अनुनय कुमार जी, सूर्या कुमार जी, शिवांगी जी, ज्योति कुमारी, पुष्पा, शमा, कोमल सिंह, ओके, समझ गए। चलो तो प्यारे बच्चों हम लोगों को आज पढ़ना है मानव नेत्र, और मानव नेत्र से पहले क्या पढ़ना है, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ लेना है। छोटी छोटी डिफिनेशन थी जिन्हें हम लोगों को पढ़ना था। अच्छा कल क्या पढ़े थे, कल पढ़े थे, थोड़ा सा चर्चा कर दें, कल हम लोग पढ़े थे वर्ड विक्षेपण। बोलो क्या यही पढ़े थे, वर्ड विक्षेपण, ठीक है, वर्ड विक्षेपण, जिसे कलर डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं या डिस्परेशन भी बोलते हैं, डिस्पर्शन भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, या कलर डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, कलर डिफ्लेक्शन ये भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो वर्ड विक्षेपण क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का अपने घटक रंगों में टूटना या घटक रंगों में बदलना वर्ड विक्षेपण की घटना कहलाती है। अर्थात कोई प्रिज्म हम रखे, ठीक है, सिंपल सा, कल बहुत अच्छे से मैंने फिगर बना के समझाया था, प्रिज्म रखे और ये श्वेत प्रकाश आपतित हुआ, श्वेत प्रकाश आपतित हुआ, तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये घटना जो आई, जो कि नीचे, क्योंकि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का, तो विबग्योर याद रखिएगा, ठीक है। सबसे तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा, तो लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी, बैंगनी रंग की। ये सारी चीजें पता है, कंफर्म है, और कल मैंने अच्छे से बता दिया था। सर हम सोकर क्लास देख रहे हैं, इधर इतनी हाइट से उठा के पटक देंगे, इसको बोलते उठा के पटकना, ठीक है। अच्छा तो प्यारे बच्चों ये होगा वर्ड विक्षेपण, जिसे हम लोगों ने पढ़ लिया था, अच्छे से समझा दिया था, कोड़ी वर्ड विक्षेपण भी समझा दिया था, वर्ड विक्षेपण क्षमता को भी बता दिया था। अब पढ़ते हैं इंद्रधनुष। क्या पढ़ेंगे, इंद्रधनुष। तो चलो हेडिंग लगाओ, ना कोई शिकवा होगी ना कोई बहाना होगा, आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 6 बजे जलूल जलूल आना होगा। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मतलब रेनबो की मैं बात कर रहा हूं। इंग्लिश की स्पेलिंग वगैरह देख लेना, मुझे इतना ज्यादा इंग्लिश पढ़ने का शौक नहीं है, शौक रखना पड़ेगा आगे चल के ना। हाँ तो रेनबो इंद्रधनुष क्या होता है, सभी को पता है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, जब जल की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ता है तो बादल हो, बारिश के बाद अधिकतर देखने को मिलता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जब बारिश होती है तो वायुमंडल में छोटी छोटी बूंदें जल की रह जाती हैं, और उन जल की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। वो किसका कार्य करती हैं, एक प्रिज्म का कार्य करती हैं। वो जल की छोटी छोटी बूंदें एक प्रिज्म का कार्य करती हैं, और उसमें जब प्रकाश आपतित होता है, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि बादल है और सूर्य न खुला हो तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा। जब प्यारे बच्चों प्रकाश आपतित होगा, और ये भी जान लो जिस दिशा में सूर्य होगा उसके थोड़ा विपरीत डायरेक्शन में, आस पास या तो सामने, वो बनेगा प्रतिबिंब, वो उधर बनेगा, ठीक है, उधर बनता है इंद्रधनुष। तो जल की बूंदें एकदम प्रिज्म की तरह कार्य करती। प्रिज्म का काम क्या होता है, सूर्य के 7 रंगों को विभक्त कर देना। ठीक वैसे ही जल की बूंदें व्यवहार करती हैं, 7 रंगों को विभक्त कर देती हैं, जो कि हमें एक पूरी पट्टी के रूप में 7 रंग सूर्य के दिखाई देते हैं। वही होता है इंद्रधनुष, 7 रंग दिखाई देते हैं, ठीक है, 7 रंग दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष की भी परिभाषा जानना जरूरी है, जान लो कि इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो लिखेंगे भाई इंद्रधनुष का निर्माण, इंद्रधनुष
का निर्माण, इंद्रधनुष का निर्माण वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों, वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों, वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर आपतित, जल की बूंदों पर आपतित सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की वर्ण विक्षेपण घटना, सूर्य के प्रकाश की क्या, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, या इसे ही क्या कहेंगे, परिक्षेपण, यह भी बोला जाता है क्या, परिक्षेपण, परिक्षेपण घटना के कारण, घटना के कारण होता है, घटना के कारण होता है, याद रखेंगे, घटना के कारण होता है। जब भी प्यारे बच्चों इंद्रधनुष का निर्माण होगा तो दोनों चीजें होंगी क्या, एक तो जल की बूंदों का होना आवश्यक है, जल की बूंद का होना आवश्यक है वायुमंडल में, प्लस सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो इंद्रधनुष का निर्माण वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर आपतित सूर्य के प्रकाश की वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण घटना के कारण होता है। अब तो याद रहेगा कि किस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में कई बार और कई बार, क्योंकि ये एक तरह से प्यारे बच्चों कह सकते हैं चारों विकल्प सही लगते हैं इसमें, क्योंकि प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि जो इसका मुख्य कारण होता है वो तो वर्ण विक्षेपण ही है। सूर्य का प्रकाश, इस इंद्रधनुष की घटना कब होगी, जब जल की बूंदें उपस्थित होंगी, या ओस की बूंदें सुबह भी देखा जा सकता है, सूर्यास्त के भी समय देखा जा सकता है, दोनों घटनाओं में देखा जाता है। तो जल की बूंद का भी होना आवश्यक है और सूर्य के प्रकाश का भी होना आवश्यक है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हैं जो महत्व रखती हैं, क्या इंद्रधनुष बनने में कौन कौन सी घटना होती है, क्या प्रकाश का परावर्तन होता है, पहले अपवर्तन होता है, क्या होता है, अपवर्तन, फिर प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन भी होता है। अरे वाह सर, हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी होती है, क्योंकि सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाता है लेकिन जा नहीं पाता और वापस लौट आता है, इसीलिए जल की बूंदें बिल्कुल कलर युक्त हो जाती हैं, कलर उसमें आ जाता है। ये तो अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है। लेकिन अगर कहीं पर यह घटना लिखी हो कि अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो उसको जरूर लिखिएगा, क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अगर लिखी हो तो आप हमेशा उसे टिक कर देंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अगर 4 ऑप्शन दिए हो और कहे इनमें से सभी लिखा हो तो भाई सभी टिक ही कर देना है, अगर ये सभी दिए हो और आगे दिखा हो सभी तो इनमें से सभी टिक कर देना। और एक चीज जो है, मान लो अपवर्तन दिया जाए, परावर्तन दिया जाए, प्रकीर्णन दिया जाए और फिर दिया जाए वर्ण विक्षेपण, कहे निम्न में से कौन सा कारक है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है इंद्रधनुष के बनाने के लिए, तो प्यारे बच्चों वर्ण विक्षेपण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण वर्ण विक्षेपण की घटना है, क्योंकि यही सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करती है। प्रकीर्णन किस प्रकार से, प्यारे बच्चों प्रकीर्णन क्या होता है कि किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश के रंगों को अवशोषित करना, फिर उसे एक नई ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करना, उस प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। तो क्या होता है, जल की बूंदें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती हैं और एक नई प्रकाश की ऊर्जा को उत्सर्जित करती हैं, तो यह भी प्रकीर्णन की घटना ही तो हुई। तो इस वजह से प्रकीर्णन की भी घटना होती है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये सभी हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो प्यारे बच्चों वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। और इसके बाद महत्वपूर्ण कौन सा है, अपवर्तन, इसके बाद महत्वपूर्ण कौन सा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कंफ्यूजिंग वाला ये प्रश्न है, बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे अगर उत्तर देने के लिए बोला जाएगा तो वर्ण विक्षेपण, सेकंड नंबर पे उत्तर देने के लिए बोला जाएगा तो अपवर्तन, थर्ड नंबर पे उत्तर देने के लिए बोला जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथे वो 5वें में किसी को भी दे दीजिए। अब सुन लो, सुनो, कंफ्यूज ना हो, अगर 4 आए, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, बोले निम्न में से प्रकाश की घटना, इंद्रधनुष बनाने के लिए कौन सी घटना सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ण विक्षेपण, ठीक, आए अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कौन सी घटना सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ण विक्षेपण है ये नहीं, अपवर्तन, अपवर्तन नहीं है, परावर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनमें से कोई नहीं, ये है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन टिक करना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको टिक करना पड़ेगा, और अधिकतर इनमें से सभी दिया रहता है तो फिर आप इनमें से सभी टिक करेंगे।
समझ गए? हाँ। बहुत बहुत पीटे जाओगे। जो फिजिक्स की क्लास को इंटरटेनिंग बना दे उसे एंजॉय सर कहते हैं। अच्छा, और जो गजब बात है, बहुत अच्छे हो। जो अच्छे तरीके से रहना सिखा दे, अकेले रहना सिखा दे, उसे आनंद सर कहते हैं। बहुत धन्यवाद। अच्छा, इंद्रधनुष के बारे में समझ लिए, और ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। देखो, ये कंफ्यूजन बहुत होता है, टीचर हो या स्टूडेंट हो, इसको थोड़ा सा पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई मैंने बता दिया है कि क्या क्रम है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ण विक्षेपण, उसके बाद अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, क्योंकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, तो याद रखेंगे। चलो, इसके बाद पढ़ लेते हैं प्रकीर्णन की घटना। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबूजी? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शायद स्कैटरिंग बोलते हैं। देख लो देख लो देख लो, तुम्हारे पास तो किताब होगी, देख लो, गलत हो तो भैया बताना। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन, इसकी घटना को भी समझ लेते हैं। तो प्रकीर्णन प्यारे बच्चों क्या होता है कि किसी भी पदार्थ द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके, किसी भी रंग के, सूर्य के किसी भी रंग के प्रकाश को अवशोषित करके पुनः नई ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करना सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, या प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। लिखें, इस बात को लिख दें। किसी पदार्थ द्वारा या किसी वस्तु द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा सूर्य के या प्रकाश के किसी भी रंग को अवशोषित करके, क्या करके? रंग को अवशोषित करके, किसी भी रंग को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की घटना, पुनः उत्सर्जित करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए? मतलब आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में उदाहरण देख लो कि प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के उदाहरण क्या क्या हैं। उदाहरण बताओ भैया। अगर आप उदाहरण पूछेंगे तो कौन कौन से उदाहरण हैं? तो आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। अच्छा, हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, वायुमंडल में उपस्थित जो विभिन्न गैसों के जो अणु हैं, जो कण हैं, वो सूर्य के प्रकाश का आता है, उन पर अवशोषित होता है। और जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं तो उनमें से सभी, उनका ये गुण है, क्योंकि प्रकीर्णन की जो घटना है प्यारे बच्चों, वो किस पर निर्भर करती है? वो पदार्थ के आकार भी निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। प्रकीर्णन की घटना, जो पदार्थ उसको अवशोषित कर रहा है और फिर प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, तो सूर्य को प्रकाश को वायुमंडल अवशोषित करता है, ठीक है, और फिर उनमें उपस्थित जो गैस के अणु हैं एक नए प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो सबसे ज्यादा किस प्रकाश को वो प्रकीर्णित करते हैं? तो नीले कलर को। इसलिए आसमान, आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। आकाश का नीला दिखाई देना प्यारे बच्चों किस वजह से है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण, और वायुमंडल में उपस्थित गैसों का ये कह सकते हैं गुण है कि वो नीले रंग के प्रकाश को ज्यादा उत्सर्जित करते हैं। ये तो दूसरा प्यारे बच्चों, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य लाल रंग का दिखाई देना, सूर्य लाल रंग का दिखाई देता, सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों प्यारे बच्चों? अधिकतर होता क्या है, जब, ध्यान से सुनो, मैं बहुत अच्छे समझा दे रहा हूं इस चीज को एकदम बेहतरीन तरीके से, ये प्यारे बच्चों पृथ्वी है। अरे सुनो ना भाई, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर खड़े हैं ये आप खड़े हैं, ये आप खड़े हुए हैं। आप बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसे खड़े हुए हैं आप। होता यह है प्यारे बच्चों कि सूर्य दोपहर में हमारे ऊपर होता है। ये कौन है?
सन है, सूर्य हमारे ऊपर होता है, लेकिन जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य हमसे दूर होता है। सूर्य हमसे क्या होता है? दूर होता है। तो यहां से चलने वाली, तो इस वजह से यहां का जो सूर्य होता है कैसा दिखाई देता है? लाल। क्यों लाल दिखाई देने लगता है? क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी कम, दूरी क्या है? कम है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? दूरी अधिक है, दूरी अधिक है। तो चाहे सूर्यास्त हो या सूर्योदय का समय हो, ये कैसा समय है? ये समय है बाबूजी दोपहर का, ये दोपहर का समय है। और ये प्यारे बच्चों कब है? तो सूर्यास्त बोलो या सूर्योदय, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य हमें क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो उसकी घटना में ये कि दूरी, अधिक दूरी में प्रकाश को ट्रेवल करना पड़ता है, और इतनी दूरी में सभी रंग लगभग क्या होता है? क्योंकि ये सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य का लाल रंग होता है, और सभी रंग प्रकाश के जो हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं माध्यम के रंग उपकरणों द्वारा, जबकि लाल रंग का प्रकाश अवशोषित नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक। क्यों तरंग दैर्घ्य अधिक? इसके बीच में संबंध बताया रैले सर ने। क्या संबंध बताया रैले सर ने? कहा सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, रैले का नियम। रैले सर ने अपनी रिसर्च के आधार पर बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो भी प्रकाश प्रकीर्णित होगा उसकी तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो भैया तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा है? सबसे, किसकी ज्यादा है? सबसे लाल रंग की। तो तरंग दैर्घ्य के अगर कम ज्यादा है, अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णित तीव्रता क्या होगी? उसकी कम ही तो होगी ना। तो इसीलिए तो ध्यान सुन लो, रैले का नियम क्या कहता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी चतुर्थ घात के, उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, बशर्ते कि प्रकीर्णक का आकार, प्रकीर्णक का आकार मतलब वही वायुमंडल के छोटे कण हो या कहीं का भी किसी भी वस्तु का छोटा वो हो, जैसे वायु में जल की बूंदे भी हो तो वो भी हो गई। तो बशर्ते कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम हो। मतलब सूर्य की तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है 7000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती। इसकी लाल रंग, बोलो क्या लाल रंग की तरंग दैर्घ्य यही होती है? हाँ, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य यही होती है कि नहीं? यस और नो बताइए। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य यही होती है, तरंग दैर्घ्य। तो यहां ये कह रहे हैं कि जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य है इतने रेंज में है, इससे भी कम आकार का वो वस्तुएं हो, वो कण हो, वायुमंडल में उपस्थित वे कण हो, तब क्या होगा? तो देखो बशर्ते कि प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम हो। गणितीय रूप में यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता व प्रकीर्णक तीव्रता आई लिख लेना यहां पर, तीव्रता आई, तीव्रता आई व प्रकीर्णक पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो आई बराबर 1 में लैम्डा बाई लैम्डा की पावर 4। समझ में आया? क्लियर? तो ये होता है प्रकीर्णन की घटना, ये होती है प्रकीर्णन की घटना। देखो ये होती है प्रकीर्णन की घटना। आपको इंद्रधनुष भी बनने का कारण बता दिया, बिल्कुल सही। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में, जो कि प्यारे बच्चों मैंने पीडीएफ टाइप करा रखा है, पहले सुन लेंगे। पूरा ये चैप्टर मैंने जो आपको पढ़ाया है सब कुछ लिख लिख के ही पढ़ाया, जो चीजें लिखने वाली हैं वो लिख के पढ़ाई। मानव नेत्र से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए पढ़ना आवश्यक है। 10th में आप लोग पढ़े थे, 11th में भी, 12th में भी आप पढ़ रहे हो, तो उसको मैंने, क्योंकि बहुत लिखना है, बहुत आपको पता है, ये 10th में अच्छे से जानते हो कि मानव नेत्र की संरचना को पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। अब देखो मैं ह्यूमन आई का आपको फिगर भी दिखा देता हूँ, ह्यूमन आई का फिगर भी दिखा देता हूँ, मानव नेत्र। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से पढ़े हो, बता दो कि सर हम ये नहीं पढ़े। सर चंद्रशेखर कुमार जी क्या पूछ रहे हैं? अर्चना कुमारी जी, क्या अर्चना कुमारी जी बताइए, क्वेश्चन बैंक लें। देखिए अभी आपके क्रैश कोर्स की बुक टारगेट बोर्ड खुद लॉन्च करने वाला है, जिसमें हम लोगों ने चुनिंदा प्रश्नों को रखा है। आप उन प्रश्नों को अगर पढ़ेंगे तो लाभ जरूर होगा। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन बैंक ले कि ना ले। अगर आप सक्षम हैं, सक्षम मतलब समझते हैं ना, पैसे आपके पास हैं तो ही लीजिए, अन्यथा अनावश्यक पैसे फिर खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना कंटेंट भेजा जा रहा है उसी को बस पढ़ते रहिए, बेहतरीन अंक आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी। अभी आपके पास क्रैश कोर्स का सभी पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन वो आपके पास पहुंचेगा। उन प्रश्नों को आप पीडीएफ से पढ़ें या बुक मंगा लेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। ठीक है, बहुत लाभ होगा। इसलिए जरूरी ये होगा कि आप अगर सक्षम है तो ही क्वेश्चन बैंक लें, नहीं क्वेश्चन बैंक कोई अमृत का कह सकते हैं जाम नहीं है कि पी लेंगे तो पास ही हो जाएंगे।
इसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन बैंक से पढ़ें या अपने संस्थान के द्वारा दी गई नोट से पढ़ें। पढ़ना तो पड़ेगा, दोनों को पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं आ जाएगा। अब बात रही गेस क्वेश्चंस की, क्वेश्चन बैंक जो गेस करता है उससे बेहतरीन हम लोग, क्योंकि हम एक क्वेश्चन बैंक को नहीं गेस कर रहे हैं, हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस कर रहे हैं और उसके आधार पर हम लोग क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक। तो वो आपका जो क्रैश कोर्स वाला बुक आएगा इंटरमीडिएट के लिए, वो बहुत शानदार होगा। ठीक है, तो अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या कोई नवंबर में थोड़ी एग्जाम है जो इतना घबराया जा रहा है। वो नवंबर में थोड़ी एग्जाम है, इस बात को समझिए। तो प्यारे बच्चों, मानव नेत्र ह्यूमन आई, अब इसमें देखो ये फिगर बना हुआ है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप लोग पहले भी पढ़े हैं, मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि अब जब क्लास चल रही तो भाई बताने के लिए ही चल रही है। देखिए इसमें जो सबसे ऊपरी सिरा है, सबसे ऊपरी सिरा जो है, सबसे ऊपरी सिरा ये वाला देखो, जो हल्का ब्लू कलर का है, इसे स्क्लेरा बोलते हैं, क्लेरा बोलते हैं, श्वेत पटल। हिंदी में मैं पढ़ूंगा नाम ज्यादा, तो श्वेत पटल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल, याद रहेगा। जो मानव नेत्र की बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत, उसे हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल बोलते हैं। अगर सबसे आगे की भाग की बात करें प्यारे बच्चों, श्वेत पटल तो पूरे भाग में फैला रहता है, और इसी में जो श्वेत पटल के जस्ट पीछे भाग होता है सबसे पहले, वो होता है कार्निया का। किसका भाग होता है? कार्निया का भाग होता है। इसके बाद जो आपको मिलेगा वो एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, जिसमें द्रव भरा रहता है प्यारे बच्चों, जिसमें द्रव भरा रहता है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। इसे पूर्व काल कक्ष भी बोलते हैं, लेकिन ये पूर्व काल कक्ष का मतलब है इसमें द्रव भरा होता है, यहां पर एक प्रकार का लिक्विड द्रव भरा होता है, ठीक है। इसके बाद की जो संरचना यहां पर दिख रही है, ये थोड़ा सा रेड कलर के, तो ये होती है प्यारे बच्चों आइरिस। क्या होती है? आइरिस। ये आइरिस होती है जो लेंस के कह सकते हैं समंजन क्षमता को कम और ज्यादा करने में मदद करती है। इसके बाद आइरिस के बाद प्यारे बच्चों होता है यहां पर लेंस, जो कि कैसा लेंस देखो दिख रहा है? उत्तल लेंस जैसा है। ये कैसा लेंस होता है मानव नेत्र में? तो याद रखेंगे उत्तल लेंस जैसा होता है। इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ये उत्तल लेंस होता है। इसके बाद ये बीच में ये जो सबसे छोटा, यहाँ जैसे आपके जो एकदम आई का देखिएगा, जो सबसे बीच में एक भाग होगा, बीच में एक छोटा सा भाग होगा, वो होगी प्यारे बच्चों पुतली। वो क्या होती? पुतली। ये आकार में छोटी और बड़ी हो सकती है। इसको छोटा और बड़ा करने में मदद करती हैं ये पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां बोल लो या आइरिस बोल लो। ये क्या करती है? उसको आकार के आगे आ भी जाती हैं और हट भी जाती हैं। तो यही होता है यहाँ पर पुतली, जो कि छोटे व बड़े हो जाती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की जितनी ज्यादा मात्रा में आंख को आवश्यकता होती है उतना प्रकाश प्रवेश करता है, बाकी प्रकाश बाहर रहता है। आप लोग देखेंगे जब हम धूप में जाएंगे तो हमारी पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। धूप में रहिए, धूप में रहिए, एकदम घूमिए, ठीक है। और धूप के बाद जैसे ही आप किसी अंधेरे कमरे में, या कह लो ऐसे ही नॉर्मल कमरे में प्रवेश करने आएंगे, आपको सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले पुतली का आकार बहुत छोटा था। जब आप धूप में घूम रहे थे तो पुतली का आकार इतना छोटा सा था, ठीक, बहुत छोटा। क्यों? क्योंकि बाहर सूर्य का प्रकाश बहुत है, तो आपकी आंख को इतने ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। आंखों को छोटा करना पड़ता है भैया, बस थोड़ा प्रकाश जाए एकदम। देखा होगा धूप में ऐसे देखेंगे तो आंखें आधी बंद कर लेंगे, जैसे हम अभी आपको देख रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का मुंह बना रहता है ना, कुछ इसी प्रकार का मुंह बना रहता है, कम आंखें खुलती हैं। तो आंखों जो पुतली का आकार होता है वो छोटा हो जाता है सूर्य के प्रकाश में। जब हम कमरे में जाते हैं हमें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो धीरे धीरे पुतली का आकार बढ़ना शुरू होता है। तो जब अंधेरे कमरे में होते हैं तो वहां पर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, क्योंकि अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम जब कमरे में जाते हैं तो हमारे पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद चीजें दिखने लगती हैं, अच्छा यहाँ रखा है मोबाइल, है ना, तो हम उस वस्तु को उठा लेते हैं। लेकिन जैसे सूर्य के प्रकाश से मतलब बाहर से आते हैं कमरे के भीतर, तो हमें कुछ चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण है पुतली का आकार उस समय छोटा हो गया होता है। जब आप अंधेरे कमरे में आते हैं तो ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ये पुतली पड़ जाती है। अभी सभी के कार्य पढ़ेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रकाश किरणें यहाँ पर प्रवेश करती हैं, जो कि काचाभ द्रव भी बोलते हैं, इसे कांच द्रव भी बोलते हैं। इसका भी जो यहाँ पर द्रव भरा होता है, उस द्रव का अपवर्तनांक भी 1.336 होता है, उस द्रव को भी। और जो यहां पर भी हल्का नमकीन द्रव होता है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है, चाहे ये द्रव हो चाहे ये द्रव हो, हल्का नमकीन होता है। और इनका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.336 होता है। सबसे बाहरी परत श्वेत पटल कहलाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों रेटिना होता है। ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है वो रेटिना की है। उसके बाद मैक्यूला, मैक्यूला जिसके भीतर पूरा द्रव बना रहता है। और ये जो द्रव का नाम हम लोग बोलते हैं वो विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रियस ह्यूमर यही है कांच द्रव, ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। यही विट्रियस ह्यूमर मतलब कांच द्रव। ये भी ह्यूमर बोलते हैं, अकस ह्यूमर, ठीक है। तो वो होता है पहले जो द्रव भरा होता है,
पूर्व काल कक्ष में। अच्छा, इसके बाद ये होती है आपटिक तंत्रिकाएं। आपटिक तंत्रिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, जो यहां से प्यारे बच्चों किसको भेजने में मदद करती हैं, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है उस प्रतिबिंब को, उस प्रतिबिंब का सिग्नल को कह सकते हैं एक तरह से, प्रतिबिंब को मस्तिष्क में पहुंचाने का काम ऑप्टिकल तंत्रिकाएं ही करती हैं, जो मस्तिष्क पर पहुंचाती हैं। जैसे मैं अभी देख रहा हूं कि मेरे सामने कैमरा है, तो कैमरा दिखा तो मैं कैमरा जो बोल पा रहा हूं, बहुत कम सेकंड में कैमरे का प्रतिबिंब हमारी आंखों के भीतर बना, फिर वो सिग्नल गया मस्तिष्क में, मस्तिष्क ने कहा भैया ये कैमरा है, कैमरे ने, मस्तिष्क ने कहा मुंह से कि भैया तुम बोल दो, बोल दिया मैंने कैमरा। ठीक है, तो ये होता है। वेन मतलब शिराएं ये होती है। अच्छा, जो बाहरी पार्ट में ये देख रहे हैं ओरोसेरेटा होता है और ये रेक्टस मीडियालिस होता है, लेकिन इसको आपको नहीं पढ़ना होता है, ये ज्यादा आपके पढ़ने के लिए नहीं। आइए एक एक बात पर चर्चा करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। एक एक बात पर चर्चा करते हैं। देखो, मानव आंख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। पटरी देखिएगा, 2 से 3 सेंटीमीटर की ही आंख होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर आंख होता है, और यह लगभग एक गोलाकार गेंद होती है जिसमें कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं, या एक गोलाकार गेंद होती है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको बताता हूं। चलिए, ये देखिए, ये है प्यारे बच्चों ह्यूमन आई। ये दिख रही है, ये है ह्यूमन आई। ये देखिए एक गोलाकार पूरा है, पूरा गोलाकार है, दिख रहा है, ये पूरा गोलाकार भाग है ह्यूमन आई का। तो प्यारे साथियों यही होता है ह्यूमन आई में, ये देख सकते हैं, ये एक प्रकार का आगे लगा हुआ लेंस। और ये देख ली, हमने खोल दिया, इसको दिखाता हूं। तो 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास का लगभग गोलाकार गेंद होती है। तो देखो गोलाकार गेंद दिख भी रही है, गोलाकार गेंद दिख भी रही है, ये देख सकते हैं। इसके ये है प्यारे बच्चों पुतली। ये जो आगे, रुकिए रुकिए एक सेकेंड ध्यान से समझिएगा भैया। हाँ, अब ये जो आकार दिख रहा है यही है पुतली का आकार। ये जो बीच में दिख रहा है ब्लैक कलर का, यही है पुतली। यही छोटी और बड़ी हो जाती है जब प्रकाश, इसमें सूर्य के प्रकाश में हम लोग होते हैं, बाहर रहते हैं, तो इसका आकार बहुत छोटा होता है, और जब बाहर कमरे के भीतर होते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। ये अंदर का निकाल लिया पार्ट, मैंने ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, मानव नेत्र का ऑपरेशन फिजिक्स सर के द्वारा। क्या बात करते हैं, इसको भी खोल दें। इसके भीतर तो कुछ नहीं निकला, कोई द्रव व्रव नहीं भरा है, लेकिन वैसे होता है, द्रव भरा होता है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ह्यूमन आई, समझ गए, ये है ह्यूमन आई। चलो, तो भरे ही नहीं सर। ये देखिए, तो मैंने फिर से इसको उसी आकार में बंद कर दिया, इस आकार में था। ये है प्यारे बच्चों ह्यूमन आई। देख करके लग रहा होगा सर इसका आंख निकालिए, किसी का नहीं निकाले, एक बॉडी पार्ट्स वाला पूरा यहाँ पर रखा हुआ है, तो प्रिंस सर मंगाए थे 10th के बच्चों को पूरा बताने के लिए, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन आई तो इस प्रकार से होता है। तो गोलाकार भाग होता है, मतलब ये नहीं देखेंगे कि ये आंख है तो इसके भीतर जो है वो लंबी लंबी है, नहीं, पूरी गोल आकार की पूरी आई है। समझ गए? इसका आप समझते हैं पहला पॉइंट, श्वेत पटल क्या होता है। तो यह बाहरी आवरण है, एक सुरक्षात्मक कठोर सफेद परत, जिसे श्वेत पटल कहा जाता है। आंख का सफेद भाग, अब आंख देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, जो सफेद भाग दिख रहा है आंख के, आंख दिखानी पड़ेगी क्या, आप लोग तो हमारी आंखें देख लोगे। हाँ भाई, ये आंख का जितना व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, और ये नहीं कहेंगे कि सर जो ब्लैक वाला पार्ट है क्या वहां पर श्वेत पटल नहीं है, एक बाहरी पतली झिल्ली गई हुई है, पूरा जितना आंख का सफेद वाला भाग है वो क्या कहलाता है, तो श्वेत पटल कहलाता है। ये पूरी आंख में है, पूरी आंख में है, पीछे तक। अच्छा, कार्निया, श्वेत पटल के सामने पारदर्शी भाग को कार्निया कहा जाता है। प्रकाश कार्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। अब जितना ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है वो कार्निया है, और ब्लैक में भी एक छोटा सा पार्ट है, ब्लैक के भीतर भी एक छोटा सा पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कार्निया कहते हैं। ठीक,
तो श्वेत पटल के सामने पारदर्शी भाग को कार्निया कहा जाता है। प्रकाश कार्निया के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है। आइरिस, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग का मांसपेशी ऊतक और अंगूठी जैसी संरचना को आइरिस के नाम से जाना जाता है। अब कहेंगे सर अब दिखाइए आइरिस को, मैं अपनी आंख निकाल दूं, अब तोड़ के काट के दिखाऊं? चाहते हो सर अंधे हो जाए? पढ़ा भी नहीं पाएंगे, जिंदगी के मेरे सवाल है बच्चों। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग, इसी ब्लैक वाले पार्ट के पीछे एक गहरे रंग का मांसपेशी ऊतक और अंगूठी जैसी संरचना, अंगूठी जैसी संरचना मतलब इधर पीछे का छल्ला हटा दीजिए और आगे का जो हेड पार्ट होता है वैसा अंगूठी की जैसा संरचना को आइरिस के नाम से जाना जाता है। आइरिस का रंग वास्तव में आंख के रंग को दर्शाता है। आइरिस को समायोजित करके एक्सपोजर को विनियमित या समायोजित करने में भी मदद करता है। एक्सपोजर मतलब समझ रहे हो ना, पुतली को छोटा या बड़ा करने में आइरिस का ही काम होता है। इसे ही प्यारे बच्चों पक्षमाभी पेशियां बोलते हैं। पक्षमाभी पेशियां यही होती हैं आइरिस। चलो अच्छा, पुतली की अब बात करते हैं। आइरिस में एक छोटा सा छेद पुतली के रूप में जाना जाता है। अब यही जो ब्लैक वाला पार्ट मैंने बताया ना भैया, जो ब्लैक वाला पार्ट है यही आपका श्वेत पटल के पारदर्शी माध्यम को कार्निया कहा जाता है। और इसी के ये जो आइरिस जितना काला वाला भाग, इसी के भीतर एक छोटा सा ब्लैक मोल जैसा दिख रहा होगा, वही होता है प्यारे बच्चों भाग किसका? पुतली का। तो आइरिस में एक छोटा सा छेद पुतली के रूप में जाना जाता है। इसका आकार आइरिस की मदद से नियंत्रित होता है। आइरिस मतलब यही पक्षमाभी पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यही पुतली आंख में प्रवेश करने वाली मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखिए, अब आती है बात लेंस की। मैंने शब्द ठीक ठाक लिखे हैं अच्छे। पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियों की क्रिया द्वारा यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्र, मतलब कुछ जो शब्द दिखे हुए मिलेंगे कि बुक से ही थोड़ा सा मैंने सब लिया है शब्द, और लेकिन जो शब्द मुझे सबसे साधारण लगे कि ये आसान है बच्चों के पढ़ने के लिए, उन्हीं शब्दों को मैंने उठा लिया। तो पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहते हैं। पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहते हैं। और सिलियरी मांसपेशियों की, अब लेंस हमें नहीं दिखता है, लेंस आंख को तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो सिलियरी मांसपेशियों की क्रिया द्वारा यह प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदलता है लेंस। दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने पर यह पतला हो जाता है। दूर की वस्तुएं जब हम देखते हैं ना तो लेंस अपने आप पतला हो जाता है। लेंस की कहानी सुनिए, लेंस की कहानी, लेंस अपने आप पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और जब फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी तो हमें ज्यादा दूर की वस्तु तभी दिख पाएगी जब हमारा फोकस ज्यादा होगा। तो ये, और जब हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं, मान लो अब हम मानव नेत्र को देख रहे हैं, अब आप मधुबनी जिला से देख रहे हैं तो हम मधुबनी जिला को देख रहे हैं। भैया कैसे दिख रहे हो आप? यहाँ देख रहे हैं तो फोकस दूरी कम, वहां देख रहे हैं फोकस दूरी ज्यादा। तो जब हम नजदीक देखते हैं तो अपने आप इस लेंस का आकार गोल हो जाता है। ऐसे उत्तल लेंस ही होता है लेकिन थोड़ा सा मोटाई ज्यादा हो जाती है। तो प्यारे बच्चों जो चीज ऐसे हो जाएगी तो मतलब इसका गोला इतना छोटा, तो यहाँ पर कहीं पर वक्रता केंद्र और यहीं पर नजदीक ही फोकस दूरी, तो इस वजह से होता है। ठीक है, फोकस दूरी को बढ़ाने व घटाने के लिए ही इसका आकार छोटा या बड़ा होता है लेंस का। ठीक है सर, हम पूर्णिया जिला से देख रहे हैं, औरंगाबाद से सर। अरे मुझे पता है पूरे बिहार के बच्चे टारगेट बोर्ड पर अपना प्यार देते हैं और सभी जिलों से हैं, और ईश्वर से यही चाहूंगा कि मैं सभी जिलों पे घूम पाऊँ। एक वर्ष ना पढ़ाऊँ क्या, एक साल में ना पढ़ाऊँ, सिर्फ बिहार के बच्चों के साथ घूमूं पूरे बिहार के जिलों में। एक जिले में 3 से 4 दिन बिताऊं, इस तहसील में, फिर अगले दिन उस तहसील में, अगले दिन उस तहसील में, ऐसा करके 3800 जिला को अगर लगभग 10 से गुणा कर दो तो 380 हो जाता है। तो एक साल तो लग ही जाएगा घूमने में, है ना। मुजफ्फरपुर, महीपुर, क्या बोल, औरंगाबाद और क्या, सिवान, रोहतास, गया, अरे भाई मुझे पता है सभी जिलों से, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सासाराम, बेतिया, है ना, कटिहार, मोतिहारी, मधुपुरा, बस करिए, गोपालगंज, सभी जिलों से। हाँ, तो अगर हम दूर की वस्तु को देखेंगे, बात समझ गए कि लेंस का काम क्या है, लेंस भी छोटा बड़ा होता है। अगली बात रेटिना की आती है। तो यह एक प्रकाश संवेदनशील परत है जिसमें कई तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। यह लेंस द्वारा बनाई गई छवियों को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है। ये विद्युत आवेग फिर ऑप्टिक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक प्रेषित हो जाते हैं। देखो, वही ऑप्टिक तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना में वो मस्तिष्क में भेजा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क में क्या होता है, भेजा जाता है, मस्तिष्क में भेजा जाता है। ऑप्टिकल तंत्रिकाएं क्या होती हैं? तो ऑप्टिकल तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। इनमें एक शंकु और दूसरी को छड़ बोलते हैं।
क्या काम है वो भी समझ लो। शंकु का काम है, शंकु तंत्रिका कोशिकाएं हैं जो तेज रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। वे विस्तृत, केंद्रीय और रंगीन दृष्टि में मदद करते हैं। मतलब अगर बहुत तेज रोशनी आई, जल्दी से कोई तेज गाड़ी जा रही है तो जल्दी से गाड़ी देखे, रोशनी पड़ी, आंख में इमेज बनी और वो तुरंत मस्तिष्क में पहुंची, भैया ये तो थार वाली गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, टोयोटो है, जो भी बोला। तो ये क्या हुआ, शंकु का काम हुआ। राड्स, राड्स ऑप्टिक तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं जो मंद रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। वे परिधीय दृष्टि में मदद करती हैं। कुछ चीजें धुंधला दिख रही हैं, कम रुकी हुई धीरे धीरे चीजें हैं, तो वो देखने के लिए राड्स ऑप्टिकल तंत्रिका मदद करती हैं। लेंस का काम समझ गए कि भैया लेंस पतला भी हो जाता है और यही लेंस मोटा भी हो जाता है। तो इसकी क्या होती है, फोकस दूरी अधिक, क्या होगी, फोकस दूरी अधिक, अधिक फोकस दूरी अधिक। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम, मोटे लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी कम। जब फोकस दूरी कम होगी तभी तो नजदीक की वस्तु दिखेगी, देखो लिखा है। और पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ये पास मेरे है, पास की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मोटा हो जाता है। मतलब लेंस जो होता है अपने आप मोटा हो जाता है, ठीक है। ये पतला लेंस है, ये पतला लेंस है, पतला, और ये मोटा लेंस है। याद रहेगा रेटिना, लेंस और सभी के काम। चलो इसके बाद और भी थोड़ी बहुत बात है कि ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पर कोई संवेदी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। मतलब ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना जहां पर मिलते हैं वहां पर कोई संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए उस बिंदु पर दृष्टि संभव नहीं है और इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, या फिर प्यारे बच्चों इसे पीत बिंदु बोलते हैं। पीत बिंदु बोलते हैं, क्या अंध बिंदु, पीत बिंदु क्या सीधे अंध बिंदु बोलते हैं, क्या अंध बिंदु अंध बिंदु के रूप में जाना जाता है। जहां पर कोई भी संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती हैं वहां पर प्रतिबिंब जो बनता है, या कह लो जहां पर प्रतिबिंब बनने की संभावना नहीं होती, उसे अंध बिंदु बोलते हैं। आंख में भी 6 मांसपेशियां होती है, नॉलेज के लिए, बस ये नोट पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसे कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख इसलिए दिया नोट पॉइंट क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, क्या जो कि बुक में भी नहीं मिलता है अधिकतर। आंख में भी 6 मांसपेशियां होती हैं। आंख में कितनी मांसपेशियां, तो 6 मांसपेशियां होती हैं। इसमें मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक शामिल है। इन मांसपेशियों का मूल कार्य अलग अलग तनाव और टार्क प्रदान करना है जो आंख की गति को और नियंत्रित करते हैं। आंख की गति को क्या करते हैं, और ज्यादा नियंत्रित करते हैं, ठीक है। आंख की गति को नियंत्रित करते हैं, समझ गए भाई। अभिषेक कुमार जी बिल्कुल समझ में आएगा भाई, शुरू से जुड़ेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगा। हाँ, बांका जिला समझते हैं। अब बात आती है नेत्र की समंजन क्षमता, दृष्टि दोष, वो नेत्र के बारे में कल बात करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी थोड़े बहुत बनते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल पर भी कल चर्चा करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक। और दृष्टि दोष से संबंधित भी कल बातें होंगी। प्यारे बच्चों ये कोई नहीं कि आप इसे रटें या बहुत ज्यादा लिखें, इसको नहीं लिखना कॉपी में, बस नॉर्मल सी चीजें ये लिख लेना कि जो इससे संबंधित मेन पार्ट्स हैं, जैसे ये क्या क्या मुख्य भाग हैं। देखो आंख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है और यह लगभग एक गोलाकार गेंद है जिसमें कुछ तरल पदार्थ भरा होता है। ये फिर ये 6 जो पॉइंट्स हैं, श्वेत पटल, इसके जो मुख्य भाग हैं, श्वेत पटल, कार्निया, आइरिस, पुतली, और भी इसकी चीजें समझ लो। अपवर्तनांक बताया ना, ये देखो अपवर्तनांक भी मैंने लिख रही है। वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, कार्निया का अपवर्तनांक 1.376 होता है। एक्वस ह्यूमर, जो आंख के सबसे आगे पानी भरा होता है, सबसे आगे वाले भाग में जो पानी भरा होता है उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये भी नमकीन थोड़ा होता है इसका स्वाद, और ये भी प्यारे बच्चों 1.336 अपवर्तनांक होता है। और ठीक वैसा ही विट्रियस ह्यूमर होता है। विट्रियस ह्यूमर आंख के भीतर जो गोलाकार भाग होता है उसके भीतर भरा होता है, वो विट्रियस ह्यूमर कहलाता है। इसका भी अपवर्तनांक 1.336 ही होता है, ठीक है। लेंस का जो उत्तल है, लेंस कैसा है, उत्तल लेंस होता है। आंख का लेंस कभी पूछ लिया जाए कैसा लेंस होता है तो उत्तल होता है। और ये कैसा, तो 1.42 इसका अपवर्तनांक होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.42। अच्छा, जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के आंख के लेंस के द्वारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क द्वारा उसे सीधा करके सिग्नल के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आसान था, टॉपिक था, लेकिन समझाना जरूरी था भाई। पढ़ लें, 10th में पढ़े हो बिल्कुल अच्छी बात है, 12th में भी रिवीजन हो गया, बस मेन पॉइंट्स पढ़ लेना। कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता हूं कि 5 नंबर में पूछ ही लिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है उस पर जरूर जोर देता हूं, इस पर जोर नहीं दे रहा हूं कि भाई इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बस
एक बार रिवीजन आंखों के सामने से बीच बीच में करते रहना। इसको लिखने की आपको अपनी कॉपी में जरूरत नहीं है कि सर इतना बड़ा पीडीएफ भेज दिए तो उसे हमें लिखना पड़ेगा, नहीं, समझाने की जरूरत थी, समझने की जरूरत थी। जब भी लिखने के लिए आएगा 6 पार्ट अपने वो सब याद रखना, श्वेत पटल, कार्निया, पुतली, लेंस, आइरिस, ये सभी चीजें याद रखो, उन्हीं के कार्य क्या क्या है लिख दो, मानव नेत्र के अच्छे नंबर मिल जाते, संरचना बना दो। तो विदा लेता हूं प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बस यही मन में रखना है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ, है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दूसरों को भी हंसने और मुस्कुराने में मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।